साजिद। मेरा नाम रुखसार है। पॉडकास्ट की शुरुआत की है। दिस इज वन स्टेप फ्रॉम द पजल फन। पॉडकास्ट चैनल पर हम उन कलाकारों से मिले, इनकी स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। इन सभी की स्टोरी को हम आपको शेयर करना चाहते हैं। ये मिलते हैं प्रवीण जी से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो हमने आपकी एक रिसेंट बुक पढ़ी है, तो आप उसके बारे में कुछ हमको बताना चाहेंगे? जी हाँ, अभी हाल ही में मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ब्रीदिंग ड्रीम्स। आपको कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला एज राइटर और एज ए पोएट? बहुत सारे मिल चुके हैं अभी तक। जैसे कि हम जानना चाहते हैं। जैसे कि मतलब एक कोइंसिडेंसली एक चीज देखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है, उनका नाम है गीतांजलि, और आपने लिखा है काव्यांजलि। ये दोनों का सिमिलरिटी है या फिर आपने खुद से लिखा है? कि जिंदगी की करवटें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जिंदगी की करवटें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। खुशी और गम का प्याला एक साथ पिला जाती हैं। जिंदगी हमारे जज्बातों की कदर तो करती है, मगर वक्त आने पर मिट्टी में मिला जाती है। वाह वाह वाह। बजर फनकार के पॉडकास्ट में प्रवीण जी आपका स्वागत है। तो हमने आपकी एक रिसेंट बुक पढ़ी है, तो आप उसके बारे में कुछ हमको बताना चाहेंगे? जी हाँ, अभी हाल ही में मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ब्रीदिंग ड्रीम्स, जो कि एक स्टोरी बुक थी। और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने कोई स्टोरी लिखने का ट्राई किया था, और ये अभी रिसेंटली 2023 में लास्ट में पब्लिश हुई थी। तो स्टोरी बुक है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। बुक का नाम ब्रीदिंग ड्रीम्स है, जैसा मैंने बताया। और उसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, जैसे हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सपने देखते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सपने पूरे ही हो जाएं। तो उसमें दो स्टोरीज़ हैं, एक मोटिवेशनल है और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं थी अपनी शादी को लेकर, पर वो बाद में पूरी नहीं होती हैं। तो बस वही है। आपने लिखना कब से स्टार्ट किया था? मैंने लिखना तो मतलब 8-10 साल पहले स्टार्ट किया था। मतलब मैंने स्कूल डेज में स्टार्ट किया था। ये तब की कहानी है जब मैं क्लास 10th में था, और मतलब स्कूल के दिन थे। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और मतलब लाइब्रेरी एक कोने में बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी मेरे टीचर, लाइब्रेरी टीचर समीम अख्तर खान सर मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सबसे अलग क्यों बैठे हो, क्या सोच रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मतलब सर, मेरे आसपास जो भी कुछ होता है फैमिली में या टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में जो कुछ भी होता है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और तब मैं एक्चुअली ड्राइंग्स बनाता था, तो वो मेरे ड्राइंग से काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझे फिर बाद में सजेशन दिया कि क्यों ना तुम अपने सोच को कागज़ में उतारने की कोशिश करो। तो फिर मैंने वही स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया। लोगों ने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो था क्लास 10 से स्टार्ट हुआ। और फिर मेरा एक सपना था कि कभी मैं अपनी खुद की बुक लिखूं। तो तभी सब कुछ शुरुआत हुई थी, ऐसी शुरुआत हुई थी। तो मैंने एक कोइंसिडेंसली एक चीज देखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है, उनका नाम है गीतांजलि, और आपने लिखा है काव्यांजलि। ये दोनों का सिमिलरिटी है या फिर आपने खुद से लिखा है? जी, जब मैं मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी 2018 में, मतलब जैसे मैंने बताया, मैंने 10th क्लास में लिखना स्टार्ट किया था। सो 10th 11th 12th फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, बीकॉम ऑनर्स के फाइनल ईयर में मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम काव्यांजलि था 2018 में। तो जब ये बुक पब्लिश होने वाली थी, पब्लिशिंग प्रोसेस में थी, तब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था बुक के बारे में कि मैं अपनी बुक का नाम क्या दूँ, क्या। पहले तो मतलब शुरुआती दिनों में मैंने अपनी बुक का नाम माई थिंकिंग माई राइटिंग्स करके रखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई ऐसा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो लोग मेरी राइटिंग और मेरी सोच को पढ़ना पसंद करेंगे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कॉमन नाम दिया जाए जो कि पोइट्री से रिलेटेड हो। तो काव्यांजलि, जैसे संस्कृत में काव्यांजलि का मतलब होता है पोयम्स का संग्रह। तो मैंने सोचा ये नाम अच्छा है अपनी बुक के लिए, क्योंकि मेरी जो भी उसमें राइटिंग्स थी, पूरा उसमें 13 इंग्लिश लैंग्वेज की पोइट्रीज थी, 13 हिंदी लैंग्वेज की पोइट्रीज थी, शेरो शायरी थी। तो मैंने सोचा कि काव्यांजलि काफ़ी अच्छा नाम है। तो हालांकि मतलब जैसा आपने बोला कि क्या ये गीतांजलि से इंस्पायर्ड थी, तो गीतांजलि से इंस्पायर्ड तो नहीं थे, पर हाँ, मैंने गीतांजलि पढ़ रखी थी, तो थोड़ा बहुत, मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया मिला। आपको ये काव्यांजलि का आइडिया कहाँ से आया? आ, ये भी एक बहुत अच्छी तो कहानी है नहीं, एक्चुअली। क्वेश्चन ये है कि आपने ये लव से इंस्पायर किया या फिर कुछ और, जैसे कि लोग कहते हैं कि शायद बदनाम है इश्क के लिए। ये मतलब कैसे बोलूँ, अब ये भी एक काफ़ी आड़ा तिरछा क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसा हुआ था कि मतलब जब मैं अपने स्कूल डेज में था, तो मुझे ऑफ स्कूल जाने के लिए 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, और वो बस से किया करता था।
तो ऐसी उसी उसी टाइम के दरमियान जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे काव्यांजलि नाम का एक बोर्ड मिला, मतलब अच्छा। काव्यांजलि ट्रेडर्स करके कहीं पे ओके। लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये काव्यांजलि नाम बहुत अच्छा, फैसिनेटिंग टाइप का, इसकी मीनिंग क्या होती है। मैं घर आके मैंने इसकी मीनिंग देखी तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये मेरी आने वाली बुक के लिए काफ़ी सूटेबल होगा, तो वहाँ से ये आइडिया आया था। अच्छा, आपको कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला एज राइटर और एज ए पोएट? बहुत सारे मिल चुके हैं अभी तक तो। जैसे कि हम एक जानना चाहते एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल। जैसे कि मतलब मैं अब मुझे अपने टीचर से मिला था जिनकी वजह से मैं राइटिंग फील्ड में आया। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था जब मैंने कुछ ऐसा लिखा जो उनको बहुत प्रभावित किया, जो हर कोई सोचता है। जी। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि जब आप अपने गुरु से ही आपको कोई चीज़, आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सही किसी भी बात है। इंसान के लिए। तो वही सबसे बड़ा बड़ा अप्रिशिएशन था मेरे। तो आपकी 3 बुक पब्लिश हो चुकी है, तो फिर आप कोई एडवाइस देना चाहोगे न्यू राइटर्स को? देखिए, लिखने का तो ऐसा है, राइटिंग का न्यू राइटर्स को मैं ये एडवांस एडवाइस दूंगा कि आपके मन में जो भी ख्याल आता है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो आप अपने ख्याल को कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे व्हाट्सएप है, आप खुद को भी मैसेज कर सकते हैं। कोई ख्याल आया, आप कहीं मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं रोड में जा रहे हैं, आपको किसी को देख के या किसी से आप कोई एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ से कुछ ख्याल आया, तो आप उस ख्याल को कहीं पे नोट कर लीजिए और बाद में उस ख्याल के ऊपर काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि शेर व शायरी, गज़ल, नज़्म शायद उतनी फेमस नहीं हो रही हैं जितने ख्याल फेमस हो रहे हैं। आपने अमनदीप को सुना होगा, आपने हेली शाह को सुना होगा, आपने बहुत सारे और इमर्जिंग स्टार्स को सुना होगा, जो ख्याल इतनी बखूबी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छूता है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, आपको जो भी सोचते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि आप इस करियर में आगे चल के कुछ कर सकते हैं, आप कुछ अलग सोचते हैं, तो उन सोच को, उन ख्यालों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना शुरू करिए। तो मैंने एक ख्याल के बारे में, मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मैं जैसे, अगर मैं ना लिखूं तो मैं थोड़ी देर का भूल जाता हूँ। अगर आपके पास कोई टिप और ट्रिक्स हो जो हम फिर से उस चीज़ को याद कर पाए जो हमको शायद 5 मिनट पहले हम भूल चुके। तो जैसे मैंने बोला कि क्योंकि उसको वो चीज़ है कि उसको आपको नोट उस पर डाउन तरह करना, याद आ उसको गई। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि जो कोई ख्याल आया, अब ख्याल भी मतलब अगर जो आप सच में इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो ख्याल एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। हम्म, आपको एक ख्याल एक दिन में बार बार नहीं आएगा। हम्म, मे बी आप मॉर्निंग में सुबह बहुत जल्दी उठे, आपने एक उगता हुआ सूरज देखा, आपको कुछ ख्याल आया। अब आपको शाम को तो उगता हुआ सूरज नहीं दिख सकता है ना। तो बिल्कुल। जो भी ख्याल आपको उस मॉर्निंग पे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको नोट करने की ज़रूरत है। कोई इंसिडेंट आपके सामने हो रहा है, उस टाइम पे कोई ख्याल आ रहा है, कोई सोच आ रही है, तो आपको वहाँ पे वो उस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब बाद में उसको रिवाइंड करना चाहें, रिकॉल करना चाहें, तो रिकॉल कर सके एक्चुअली उस पॉइंट पे क्या हुआ था, ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा सोचा था। तो आपको उससे बहुत काफ़ी मदद मिलेगी वापस उसी ख्याल में जाने की, और वापस उसी चीज़ में डूबने की और चीज़ों को पेपर में उतारने की। तो मैं इसी पे कंटिन्यू करते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ तो मेरे 5 पेज तक लिखना हो जाता है। बाद में समझ में आता है एडिटिंग में कि बस एक ही पेज लिखा है बस आपने, आप ठीक है। ये तो बहुत सही बात आपने बोली कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे मेरे साथ ही होता है, मैं कोई चीज़ लिखना शुरू करता हूँ, किसी ख्याल को मॉडिफाई करना शुरू करता हूँ, कोई शेर व शायरी, मतलब उसको कोई ख्याल है उसको शेर व शायरी में कन्वर्ट करना, पोयम में कन्वर्ट करना, गज़ल में कन्वर्ट करना या नज़्म में कन्वर्ट करना, तो वो एक दिन में नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि आज मैंने लिखा, फिर कल को फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल चेंज हुए, मैंने उसको काटा, फिर दूसरा पेज में लिखा, फिर तीसरे पेज में लिखा। तो ऐसा होता है, जो अच्छे ख्याल होते हैं उनको वक्त लगता है लिखने में, उनके लिए बहुत सारे कुछ पेजेस आपको वेस्ट भी करने पड़ते हैं, पर जब उसका रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है। और मैंने देखा है कि आपने परफॉर्म किया था हैबिटेट में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ जाने के और बाद? हैबिटेट बहुत बड़ा मंच है, हम्म। तो आप उसके बारे में बताइए। जैसा आप ही ने कहा कि हैबिटेट काफ़ी बड़ा मंच है और हर इंसान वहाँ पे परफॉर्म करना चाहता है। हम्म। हैबिटेट ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है अपने प्लेटफॉर्म से, वो हर कोई वहाँ पे जाके, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो पोइट्री हो, या फिर जो कुछ भी हो, ओपन माइक जो भी हो, तो वो वहाँ पे जाके परफॉर्म करना चाहता है। और जब मैंने 2023 में जब हैदराबाद में ओपन माइक्स में परफॉर्म करना शुरू किया था, तो मेरा भी एक सपना था कि एक दिन मैं हैबिटेट में जाके परफॉर्म करूँगा। तो मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा था 3-4 महीने ट्राई करने के बाद फिर 25 दिसंबर 2023 जब उनका इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आया, हैबिटेट वालों की तरफ से, दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर टुडेज स्लॉट इन यू नीड टू परफॉर्म एट 8 PM ऐसा करके। तब मैं ऑफिस में था और मतलब मैंने तुरंत ही फ़्लाइट बुक की कि अब मुझे जाना है, आज जाके परफॉर्म करना है, पर मेरी फ़्लाइट डिले हो गई।
और फ्लाइट डिले हुई तो फिर मैंने हैबिटाट को रिप्लाई किया कि माय फ्लाइट गॉट डिलेड, कैन यू गिव मी सम अदर स्लॉट। तो उन्होंने फिर मुझे 7 जन का 2024 का स्लॉट दिया, जो कि उनका 2024 का फर्स्ट ओपन माइक होने वाला था। तो वहाँ पे फिर मैं गया, वहाँ पे परफॉर्म किया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए। कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिनको सिर्फ मैं रील्स में देखता था या टीवी पे देखता था, उनसे मिलने का मौका मिला। और उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट कर रखा है, मतलब काफ़ी वो आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, और काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया। और मुंबई में फर्स्ट टाइम गया था, तो मुंबई घूमने का भी मौका मिला। वाह। तो उन आर्टिस्ट का कुछ नाम लेना चाहेंगे तो हाँ, जैसे आपसे। एक पूजा सचदेवा करके थे, तो उन्होंने वो ओपन माइक 7 जनवरी का वो होस्ट कर रहे थे। तो मैंने उनकी काफ़ी सारी रील्स देख रखी थी, पर कभी मिलना नहीं हुआ था, तो उस ओपन माइक के थ्रू मिलना हुआ। अमनदीप से मिलना हुआ, और फिर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जिनसे मिलना हुआ। तो काफ़ी अच्छा मौका मिला, लगा कि हाँ, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको मुंबई कैसा लगा हैदराबाद से कंपेयर करने के बाद? मुंबई देखिए क्वेश्चन है भाई। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ, अगर वहां से कुछ जी, ये क्योंकि ये अगर जो हम अ, मुंबई, मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुंबई जो इसको बोलते हैं सपनों की नगरी, तो बहुत ही सही बोलते हैं। और जैसे बोलते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, तो बहुत ही सही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स हैं, इतने ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने, अपने सपनों को पूरा करने। और मतलब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी चीज़ में आप कंटिन्यू करके कहीं कुछ भी अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके फेमस हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, शहर में घूमा, मतलब ताज होटल गया था, गेटवे ऑफ इंडिया गया था, और काफ़ी सारी जगह गया। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब। पर वहाँ पे मैंने ये भी नोटिस किया कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है स्टार्टिंग डेज में, आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। और फिर शायद 3 या 4 साल की मेहनत के बाद फिर आप कुछ बन पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही था कुछ, मतलब अच्छा लगा मुझे मुंबई घूम के, और लगा कि हाँ, फ्यूचर में शायद मैं यहाँ पे आके कुछ कर सकता हूँ। आपको क्या सीखने मिला हैबिटेट में परफॉर्म करने के बाद? हैबिटाट में परफॉर्म करने के बाद मुझे ये, मतलब कोई भी चीज़ पाना या अचीव करना असंभव नहीं है, बस आपको लगे रहना चाहिए उस चीज़ में। जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, तब तो जब मुझे यकीन ही मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी फर्स्ट बुक भी पब्लिश होगी। और फिर जब बुक पब्लिश हुई, फिर उसके बाद मैंने ओपन माइक से परफॉर्म करना शुरू किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हैबिटाट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो यही है कि आपको बस, आप जिस चीज़ को भी, आप जिस पैशन को फॉलो करते हो, उसको में लगे रहो। आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा, अगर जो आप ईमानदारी और पूरी मेहनत से उसमें लगे हुए हैं। राइटर बनने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं आप में? जी हाँ, मैं जैसे बताया कि मैं फर्स्ट बुक, जब मेरे कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई थी, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई लिखाई में, मेरी कोई उतनी वैसी पहचान नहीं थी, मतलब कोई वैसा रेपो नहीं था। तो मतलब राइटिंग के थ्रू अपनी सोच को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही आसान तरीका मिला, एक बहुत ही सहज तरीका मिला। क्योंकि बिल्कुल। आप बहुत से, राइटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप ईश्वरी राइटिंग कर सकते हो, आप शेर व शायरी लिख सकते हो, आप नज्म लिख सकते हो, आप ख्याल को बहुत बखूबी लिख सकते हो। तो आपकी जो भी सोच है आसपास चीज़ों को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों को भी आप बहुत ही आसानी से लफ्ज़ों के बयां कर सकते हो। जी। तो राइटिंग, मतलब वही मेरे लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है कि मैं अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को लोगों के सामने रख पाता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स को पकड़ के लाना पड़ता है स्टेज पर। तो आप ऐसी कुछ चीज़ बताइए जो इंट्रोवर्ट लोगों को मोटिवेशन दे कि भाई स्टेज से डरना कोई बड़ी, स्टेज कोई फियर नहीं होता, या फिर हम्म। तो देखिए, मैं जो मानता हूँ ना, कोई अगर जो स्टेज है, कोई प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जैसे ही इंटर होते हो, तो आप कुछ भी परफॉर्म करने जा रहे हो, या कुछ भी अगर जो परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो, जो स्टेज होता है ना, वो एक तरीके से राजा का एक सिंगर। सिंहासन होता है। जी। और जब आप उस सिंहासन पे हो, तो आपको कोई वहां से हटा नहीं सकता है। हम्म। तो आपके पास सुप्रीम पावर होती है जब आप स्टेज पे होते हो, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, राजा किसी से नहीं डरता है। तो आप
जो भी आपके मन में आ रहा है, जो आप प्रिपेयर्ड हो अनप्रिपेयर्ड हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस जाओ, आप वहां पे पहुंचने के बाद आप अपने आप को सोचो कि यू आर द सुप्रीम लीडर। आपको इनको आप जो भी बोलोगे वो सामने सुनेगा। आपको कोई भी आके ऐसे धक्के मार कर धक्के मार भगाने नहीं वाला है। तो वही है कि आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि ठीक है, मैं जो भी बोलूंगा। ठीक है, शुरुआती दिनों में शायद आपको कुछ उतना अप्रिशिएशन ना मिले, पर जैसे जैसे आपका डर कम होगा, जैसे जैसे आप और लोगों के साथ खुलोगे, स्टेज में जाके लोगों के साथ खुलोगे, तो आपको समझ में आएगी, आपको उनकी नफ समझ में आएगी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप मतलब अपने आप को जब स्टेज में पहुँचे, आप पहुँचे वहाँ पे, तो अपने आप को एक किंग माने कि आप जो भी हुक्म देंगे, आप जो भी बोलेंगे, लोग उसको सुनेंगे। हम्म। आप अपनी खुद की स्टोरी लिखना चाहेंगे कभी? देखिए, अभी तो मैंने क्यों ऐसे अभी बोलते हो, कैसे बोलोगे? तो देखिए, अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, 4 बुक्स पब्लिश हुई हैं। नॉर्म एक आम आदमी की तरह एक जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, लोग मुझे जानते हैं हैदराबाद के ओपन, ऑलमोस्ट सभी ओपन माइक्स में सभी लोग मुझे जानते हैं। हैबिटाट में भी परफॉर्म करके आ गया हूँ। तो पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी बाकी हैं अभी। तो मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, और उस बहुत बड़ी दुनिया में अभी मैंने बहुत छोटी चीज़ें कमाई हैं, बहुत सारी चीज़ें कमाना बाकी है। कुछ ऐसी राइटिंग्स लिखना बाकी है जो एक्चुअली सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, सिर्फ मेरे घर के आसपास ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वायरल हो, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आए, कहीं ना कहीं लोगों की फीलिंग्स को टच करे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी अचीव करना बाकी है। और जब मे भी शायद 50-60 ईयर्स के बाद, जब 50-60 साल के बाद जब मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा, तो शायद मैं अपने ऊपर लिखूंगा या कोई मेरे ऊपर लिखेगा। अभी तो मैं खैर दूसरों के ऊपर लिखता हूँ। तो जैसे कि आपने 4 बुक्स लिखी है, तो आपका मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? मोटिवेशन यही है कि मतलब अपनी सोच को लोगों के सामने रखना है आप, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास 2 मिनट भी नहीं होता आपके साथ सुकून से बैठकर बात हम्म। करने का। और मतलब लोग अपने आप को बयां नहीं कर पाते ठीक से। जैसा आप ही ने बोला कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो एक ही फैमिली में रहते हैं, पर अपनी खुद की फीलिंग्स को अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं, अपने भाई बहन को नहीं बता पाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए राइटिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं खुद की सोच को, खुद की भावनाओं को, खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग्स को बयां कर पाता हूँ। और लोगों को समझने का और खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है राइटिंग। तो यही मोटिवेशन है कि जब आप किसी चीज़ में ल- खुद को कहीं पे देख पाते हो कि हाँ, आप 8-10 साल बाद का आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो, एक बहुत ही नाम कमा सकते हो इस फील्ड में। तो वही मोटिवेशन है कि हाँ, बस चलते जाना है, लिखते जाना है चीज़ों को। तो आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि नफ्स पकड़ना चाहिए। हम्म। तो आज का जो ज़माना है, 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी एक रील नहीं देख पा रहा है, या फिर लोग भी यूट्यूब पे शॉर्ट ही देख रहे हैं। और मिनिमम कंटेंट यूट्यूब का 10 मिनट से ज़्यादा लोग नहीं देख रहे। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका देख ले 40 मिनट का कंटेंट, बट जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके 7 से 8 मिनट का कंटेंट हो रहा है। तो ये नफ्स कैसे पकड़ेंगे हम जो अभी के राइटर है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने बोला, आज का वर्ल्ड बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है। मतलब लोगों की जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो दिन ब दिन बदलती हैं, जो उनके ख्याल होते हैं दिन ब दिन चेंज होते हैं। तो इसको समझ पाना, इसको पकड़ पाना, लोगों के फीलिंग्स को, उनके नब्ज़ को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। पर आप कुछ चीज़ों को मतलब जैसे क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं आज, अभी आज के दौर पे, आज के टाइम पे, तो आप उन चीज़ों पर लिख सकते हो, उन चीज़ों पर रील बना के लोगों के सामने अपनी सोच को रख सकते हो। आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को नैरो माइंड नहीं रखने का, ओपन माइंड रखने का, मतलब आप चीज़ों को बहुत ही खुल के चीज़ों को बयां करने का। तो वही चीज़ है कि जैसे आप स्टेज पे खड़े हो, या फिर आप देख रहे हो आसपास में कि आपके आसपास ये चीज़ें फेमस हो रही हैं, ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो आप उस वायरल चीज़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। अपने यूनिक तरीके से, किसी को कॉपी मत करिए, आइडिया लीजिए, पर अपने खुद के यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यूनिकनेस आज आज के ज़माने में ऐसा है कि जो यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं लोग खोते जा रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आइडिया लीजिए पर पूरा कॉपी मत कीजिए, और अपने यूनिक तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। दिन लगातार मैंने यही किया,
और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर थे दैनिक भास्कर, वहाँ के ओह जीएम जनरल मैनेजर, उन्होंने मुझे कॉल किया ग्रेट। और उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैं इंटरव्यू देने चला गया, मुझे लगा कि चलो चल के बात करते हैं क्या ही होगा। मैंने जाके बात की, उन्होंने मेरे बुक के बारे में पूछा और मेरे बारे में पूछा कहाँ रहते हो, मैंने सब बताया। और ये सारी बात होने के बाद उन्होंने मुझे चलते वक्त मैंने उनके एक अपनी किताब गिफ्ट की जो पब्लिश हुई थी, और उसके ओके। बाद उन्होंने फिर साइन लिया मेरा, और चलते वक्त उन्होंने ये बोला कि कल सुबह जाके आप न्यूज़पेपर देख लेना दैनिक भास्कर का। तो मैं उस टाइम तो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ मजाक हो रहा है या कुछ वैसा हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, मैं सो रहा था और मेरे पापा अचानक से एकदम से मेरे को कॉल करते हैं, वो ऑफिस में थे और उन्होंने शायद उनको न्यूज़पेपर मिल गया था दैनिक भास्कर का। अच्छा। तो वो उन्होंने कॉल करके बोला कि तुम्हारी न्यूज़ कवर हुई है, मतलब तुम न्यूज़पेपर में आए हो वैसा करके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू करके उन्होंने वाह। ऐसा बोला। हम्म। तो जिस चीज़ को मैं बहुत ही लाइटली ले रहा था उसके लिए मेरे पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे, तो वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ थी, सबसे अच्छी चीज़ थी। दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गेस। तो आप हमें काव्यांजलि के कुछ कविताएं सुनाइए, हम भी और हमारे दर्शक भी थोड़ा जानेंगे इस चीज़ अच्छा ओके, तो ये काव्यांजलि की पहली शायरी है। एक्चुअली काव्यांजलि 13 इंग्लिश लैंग्वेज की पोएम्स है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और फिर 13 हिंदी लैंग्वेज की पोएम्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप चाहे पॉलिटिक्स ले लो, आप चाहे रिलीजन ले लो, आप चाहे शेर व शायरी ले लो, चाहे लव ले लो, कुछ भी ले लो, तो हर टॉपिक के ऊपर लिखा है। और फिर लास्ट में से 50 शायरियाँ हैं। तो उस 50 शायरियों में से जो पहली शायरी जो मैंने उसमें लिखी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो शायरी कुछ ऐसी है कि ज़िंदगी की करवटें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, ज़िंदगी की करवटें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, खुशी और गम का प्याला एक साथ पिला जाती हैं, ज़िंदगी हमारे जज्बातों की कदर तो करती है मगर वक्त आने पर मिट्टी में मिला जाती है। वाह बस वाह वाह। बस। थोड़ा सा लव टाइप की है थोड़ा सा। तो ये ऐसी है कि ज़िंदगी के हर एक दुख दर्द में साथ तेरा हो, ज़िंदगी के हर एक दुख दर्द में साथ तेरा हो, उड़ू आसमान में लेकिन तुम ही मेरा बसेरा हो, जब भी नाराज होगे मना लेंगे तुम्हें, वाह क्योंकि तुम ही मेरी अंधेरी रातों का सवेरा हो। वाह वाह वाह। तो उस टाइम नया नया खुमार चढ़ा था इश्क का, तो तभी लिखी थी ये शायरी किसी लड़की के लिए। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप आई चुके हाँ हैं प्लीज। उस टॉपिक तक आई चुके हैं, तो बता दीजिए क्या है। तो इश्क देखिए, मैंने जो मतलब जो भी अपने जर्नी में मैंने अपने इस छोटे से जर्नी में जो भी रियलाइज़ किया लव के बारे में, वो ऐसा है कि मतलब जब आप शुरू शुरू में किसी के साथ लव में होते हैं, किसी के साथ मोहब्बत में होते हैं, तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम भी बहुत अच्छा लगता है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब चीज़ें हालात बिगड़ते हैं, जब टफ सिचुएशंस आती हैं, जब आप उनको नहीं समझ पाते हो, वो आपको नहीं समझ पाते हो, तो वही चीज़ें, वही नाम आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं मेंटली भी, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उठती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सबसे दोस्ती करो, सबसे सब कुछ करो, पर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसो मत, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मत घुसो कि उसको प्रॉब्लम होने लगे और आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगे, तो दैट इज़ लव। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस तो नहीं करना है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि हर इंसान से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहे। सही बात है। क्योंकि अगर जो आप 200% लेके एक्सपेक्टेशन लेके किसी साथ जा रहे हो, वो सिर्फ 10-20% से ऐसे ही आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो फिर आपके एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। तो एक मतलब एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, कि आपके अपने ही जो सगे होते हैं, माँ बाप या भाई बहन ही होते हैं, वही आपको असली प्यार देते करते हैं। बिल्कुल। वरना तो इस दुनिया में कोई कहीं असली प्यार बचा ही नहीं है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। जेंडर के लिए सेम है या फिर ये मेंस के लिए आप क्लियर कर दिया, हमारे वही जनता जानना चाहती ये देखिए, मैं खुद एक मेल हूँ, मैं खुद एक आदमी हूँ, तो मैं आदमी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बता रहा हूँ। बाकी एज ए गर्ल, एज ए लड़की कौन क्या सोचती है, वो उसका उनका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग होती है, और जितनी फ्रीडम शायद हमें मिलती उतनी नहीं मिल पाती उनको आज भी। मतलब कई जगह ऐसा होता है कि मतलब हम दुनिया की चकाचौंध को देख कर तो हमको लगता है कि हाँ, लड़कियां बहुत ज़्यादा हर जगह पे टॉप करें, पर आज भी ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं, गांव हैं, जहाँ पे लड़कियों को आज भी मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो यही है कि ठीक है, आप अपने एज ए मेल कुछ थॉट प्रोसेस आपके हो सकते हैं, पर सेम चीज़ शायद गर्ल्स के ऊपर लागू ना हो। तो जब आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी तो आपको कैसे फील हुआ था? काफ़ी अच्छा फील हुआ था, मतलब आप दुनिया इतनी बड़ी है, आप मतलब
इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने खुद की दुनिया में कुछ अच्छा कर पाना बहुत हम्म। मुश्किल होता है। मतलब आज की दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, ये डिजिटल वर्ल्ड है। अब जी। मतलब कोई कहीं से भी फेमस हो जाता है, बहुत कंपटीशन होता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो जब जब तक मेरी बुक पब्लिश नहीं हुई थी तब तक मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मेरी कोई बहुत वैसी पहचान नहीं थी। हम्म। पर जब मेरी बुक पब्लिश हुई तो लोगों को एक नया अपॉर्चुनिटी दिखा कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, और मेरी खुद की भी सोच थी यार मुझे उस भेड़ चाल में नहीं जाना, मुझे अपनी एक पहचान पहचान बनाने बनानी आए। है। तो फिर जब पहली बुक पब्लिश हुई थी तो काफ़ी लोग भी मेरे से इंस्पायर हुए, लोगों को लगा कि वो भी कुछ अलग कर सकते हैं। तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिला हर जगह से। एक मेरा घर मेरे नाम से जाने लगा। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो, मतलब काफ़ी अच्छा। यही यही सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, आसपास से लोगों से भी मिलना था। तो आपने ओपन माइक स्टार्ट किया, जैसे कि हम लोग भी आपको ओपन माइक से, तो ये ओपन माइक का ख्याल कैसे आया कि ये। हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये अभी जब जैसे मैंने बताया मेरे पिछले साल ही मेरी थर्ड और फोर्थ बुक पब्लिश हुई थी। थर्ड बुक का नाम ब्रीदिंग ड्रीम्स था, जो स्टोरी बुक थी, और फोर्थ बुक नैना काव्यांजलि 3.0। काव्यांजलि कलेक्शंस ये मेरी फर्स्ट बुक का कलेक्शंस ही है। मतलब फर्स्ट बुक 2018 में पब्लिश हुई थी काव्यांजलि, सेकंड बुक लफ्जनामा 2021 में काव्यांजलि 2.0, थर्ड बुक ब्रीदिंग ड्रीम्स और फोर्थ बुक नैना काव्यांजलि 3.0। तो जो भी काव्यांजलि कलेक्शंस है ये शेरो शायरी, गज़ल और पोइट्री का कलेक्शंस है, जो 2023 में मई या जून के मंथ में पब्लिश हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो मतलब कुछ मुझे करना चाहिए अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए। तब मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम में, मतलब गूगल सर्च भी किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं क्या, हम्म। जहाँ पे मैं जाके परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तभी मुझे पहला जो अब ओपन माइक दिखा तो वो बज़्म फ़नकार का आपका ही प्लेटफॉर्म था। और मैंने फिर तुरंत ही बज़्म फ़नकार का जो पेज बना हुआ था इंस्टाग्राम पे, मैंने तुरंत मैसेज किया, सामने से रिप्लाई आया कि हाँ हमारे इस तारीख को ये इवेंट है और अब आना चाहें तो आके परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर मैंने मतलब मेरा ये था कि ओपन माइक के थ्रू मैं अपने ऑडियंस को एक्सपेंड करूंगा, अपनी बुक के बारे में लोगों को बताऊंगा और बेहतर तरीके से अपनी बुक को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। तो वहीं से मुझे ख्याल आया था कि चलो क्यों ना ओपन माइक्स में परफॉर्म करते हैं। और ये मेरी खुशकिस्मत थी कि मैं बज़्म फ़नकार के प्लेटफॉर्म से मैंने अपना ओपन माइक शुरू किया था। तो हमने एक चीज़ देखी है कि आपने जब स्टार्ट किया था तब आपके फॉलोअर्स कम थे और आपकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद आपको एकदम सडन बूम मिला। उसके बारे में बताइए, उसकी खुशी क्या होती है और वो पोएट्री क्या थी वो भी बताइए, तो लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अच्छा, तो हाँ, जैसे मैंने बताया मैंने बज़्म फ़नकार से शुरू किया था परफॉर्म करना। बज़्म फ़नकार मैंने परफॉर्म किया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स बाद में मिली मुझे, मैंने पोस्ट की। उसके बाद मैंने और 2-3 ओपन माइक्स में परफॉर्म किया। तो शुरू-शुरू में तो मतलब लोग मुझे नहीं जानते थे, फिर धीरे-धीरे लोगों ने जानना शुरू किया। उन्हें मेरी पोएट्रीज़ में, मेरी शायरियों में कुछ एक दिखा कि शायद ये बंदा कुछ अच्छा कर सकता है। तो परफॉर्म करते हुए जब मैंने 1-2 ओपन माइक्स में परफॉर्म किया और कुछ जगह अच्छी रिकॉर्डिंग्स हो गई, तो मैंने एक रील अपलोड की थी जो कि ये एक शायरी थी। उसमें शायरी कुछ ऐसी थी कि जो नियत से पढ़ी जाए उसे नमाज कहते हैं, जो बातें दिल की तिजोरी में रखी जाए उसे राज कहते हैं, हमें अपने मुल्क के सभी धर्मों पर नाज ही तो है, इसीलिए कश्मीर को आज भी हिंदुस्तान के सिर का ताज कहते हैं। तो जब मैंने ये रील अपलोड की थी, मुझे अभी आज भी याद है कि फर्स्ट फर्स्ट 24 आवर्स में इसको 50,000 व्यूज़ मिल गए थे। और वहीं से चीज़ें वायरल होना शुरू हुई, लोगों को लोग पहचान बनी। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, लोग कहीं से भी मेरी रील को देख सकते थे, कहीं से भी मेरे मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन मैसेजेस मिले इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा था जहाँ से मुझे काफ़ी थोड़ा सा नेम फेम मिलना स्टार्ट हुआ। एक मेरा शेर है कि मतलब मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा को तो जिंदा राम कहाँ है, थे वो भी नियति के मारे आए और चले गए, इन सब के बीच बता इंसान आखिर तेरा वजूद कहाँ है। वाह। तो जिसकी आगे की कुछ ऐसी लाइन है जिसको आप शेर बोल सकते हो कि था सिकंदर भी बड़ा ताकतवर, मगर बताओ अब उसका निशान कहाँ है। तो जो कपलेट्स होती हैं उनको हम शेर बोलते हैं। तो ये शेर की परिभाषा है। तो जैसे कि हमने देखा है कि आपने बज़्म फ़नकार पर बहुत बार परफॉर्म किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? देखिए, बज़्म फ़नकार तो मुझे अपना घर जैसा लगता है, मैं सच्ची बताऊँ। मुझे यहाँ पे आने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, कभी कोई नर्वसनेस फ़ील नहीं होती है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में जैसे मैं हैबिटेट में गया था या फिर कहीं और परफ़ॉर्म करने जाता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे 1-2% का नर्वसनेस आता है कि मैं स्टेज में जाके क्या सुनाऊँगा। बस बज़्म फ़नकार का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे मुझे बहुत ही घर वाली फ़ीलिंग आती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी सुनाऊँगा, लोग एप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को।
और यहाँ पे हर बार मुझे नई ऑडियंस सुनने को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको नई ऑडियंस नहीं मिल रही है, तो फिर आपको फिर नए ख्याल आपको लाने पड़ते हैं। जब नई ऑडियंस को आप अपने पुराने शेर भी सुना सकते हो, पर जब भाई पुरानी ऑडियंस होती है तो आप उनको पुराने शेर नहीं सुना सकते, वो बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। तो बज़्म फनकार में बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि यहाँ पे नए ऑडियंस हमेशा देखने को मिलते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, नए लोगों के साथ अप्रिसिएशन मिलने का मौका मिलता है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है और काफ़ी अप्रिशिएट मिलता है मुझे आपसे। आपका काफ़ी सपोर्ट रहा और रुखसार जी का बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा। बज़्म फनकारी पहला, जैसे मैं बोला, पहला मंच था जहाँ से मैंने ओपन माइक्स का स्टार्टिंग किया था हैदराबाद में परफॉर्म करने का। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बज़्म फनकार में आके परफॉर्म करना, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, आप लोगों से बातें करके। हमको आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। या तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रवीण जी की 4 बुक्स पब्लिश्ड है। तो आपको अगर उन सबको बाय करना है तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इनका सोशल मीडिया हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए ज़रूर फॉलो कीजिए। इनकी पोएट्रीज पब्लिश होती है इंस्टाग्राम पे, और अभी कुछ दिनों में शायद वो यूट्यूब का भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप वो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और भी कई सारी स्टोरीज आती रहेंगी इस पॉडकास्ट पर, तो आप हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी फॉलो कर लीजिए। और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए कलाकार और उनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। बज़्म फनकार के इस सफ़र के साथ जुड़ने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें।